सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज़रीन। हम किस गलीज़ माशरे में रहते हैं जहां ऐसे ऐसे सानिहात और वाक़यात सामने आते हैं कि जिस पर बात करते हुए भी शर्म आती है, तकलीफ़ होती है। लाहौर के 2 तालीमी इदारों में 4 दरिंदे जो दुनिया के मोतबर पेशे तदरीस से ताल्लुक़ रखते हैं, बच्चियों को मोबाइल फ़ोन पर फहश मवाद भेजकर अल्लाह जाने कौन सी तस्कीन हासिल कर रहे थे। 4 सालों से जिनसी तौर पर बच्चियों को हिरासा कर रहे थे। बच्चियाँ ये कर बर्दाश्त करती रहीं। आखिरकार एक बच्ची के मोबाइल से स्क्रीन शॉट्स की बुनियाद पर इन 4 दरिंदों को नौकरियों से फारिग किया गया। वालिदैन यकीनन बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से शदीद खदशात का शिकार हैं। स्कूल तो बिल्कुल खामोश हैं, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करती हूँ वज़ीर बराए इंसानी हुकूक जनाब श्री मज़ारी साहिबा का, जिन्होंने इस वाक़े का नोटिस लिया। वरना मैंने ऐसे दरिंदे भी देखे हैं जो सारी कारस्तानियों के बावजूद भी अपनी नौकरियों पर बहाल हैं और उनकी ख़वातीन कॉलीग्स ही उन्हें सपोर्ट करती हुई दिखाई देती हैं। बच्चियां बेचारी बदनामी और फेल हो जाने के डर से डरी सहमी और मुंह बंद किए रखती हैं। अगर जिनका मैंने तस्करा किया वो वाकई मुजरिम है तो ऐसे गलीज दरिंदों को मिसाली सजाएं दी जाएं, इतनी कड़ी नजर इन पर रखी जाए कि दोबारा कहीं नौकरी बहाल ना हो। खैर से एक और किस्सा नाजरीन, कानों को ये कितना भला लगता है ना, ये अल्फाज कितने अच्छे लगते हैं कि इदारे प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, मैनेजमेंट बेहतर करेंगे, इदारों को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। कहाँ गए वो सुनहरे लफ्ज कहने वाले अमली इक़दामात। इदारों का बुरा हाल है, अवाम तबाहाल है, खुदा जाने कौन सी बदरू का साया पड़ गया है कि एक के बाद एक आफात हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कोरोना की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। टिड्डी दल के गौल सब्जा चट करने के लिए नाजिल हो गए। 20% इजाफी बारिशों के बाइस सैलाब की पेशगोई ने रही सही कसर पूरी कर दी है। मईशत जानकनी के आलम में है। बेचैनी, अफरा तफरी और बेइत्मीनानी सांप बनकर अवाम को डस रही है। पेट्रोल के बम ने लोगों के छक्के छुड़ा दिए हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कुर्सी आने जाने वाली चीज़ है, आपने घबराना नहीं है। तब्दीली सरकार में PIA की हालत भी तब्दील होनी चाहिए थी ना। लेकिन ये देखिए, पाकिस्तान का रोशन बाप PIA, उसकी बर्बादी एकदम नहीं हुई, वक्त लगा। धीरे धीरे पाकिस्तान की पहचान, पाकिस्तान का बेहतरीन इदारा, दुनिया की बड़ी एयरलाइंस की तरबियत करने वाला इदारा बर्बादी की गहराइयों में गिरता गया और आखिरी कील वज़ीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर साहब के गैर जिम्मेदाराना बयान ने ठोंक दिया। बहुत बड़ा इक़दाम, बहुत अच्छी काविश के तैयार हादसे की रिपोर्ट सामने लाई, लेकिन बगैर तहकीक, बगैर सबूत के पायलट्स की डिग्री और लाइसेंस को जाली कहकर सारी दुनिया में पाकिस्तानी पायलट्स और PIA को मशकूक कर दिया है। इस गैर जिम्मेदाराना बयान का नुकसान रोजाना किसी न किसी सूरत सामने आ रहा है। हुकूमत की जानिब से तो अब तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। दुनिया भर में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स के लिए मुश्किलात जरूर शुरू हो गई हैं। पहले वियतनाम ने पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड किया और अब यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने PIA के यूरोपीय ममालिक के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन 6 महीने के लिए मुअत्तल कर दिए। यकीनन यूरोप के इस इक़दाम से खसारे में जाते हुए इदारे PIA को शदीद नुकसान पहुंचेगा। सवाल यहाँ पर यह कि वज़ीर हवाबाजी ने अपने तई बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए, रिपोर्ट पब्लिक कर दी, लेकिन इस बर्बादी की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? ये नुकसान कौन पूरा करेगा? और सवाल ये भी कि इस जुर्म में पायलट से ज़्यादा सिविल एविएशन और लाइसेंसिंग का शोबा मशकूक है। वो मुजरिम है जिसने इन पायलट्स को किसी भी वजह से मुबैना तौर पर मशकूक इम्तिहानात के नतीजे में लाइसेंस जारी किए। लाइसेंस और डिग्रियां किसने और क्यों जारी की, उनके नाम कब सामने आएंगे? उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? ये बड़ा अहम सवाल है। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब आपको लेकर चलती हूँ, दिखाइए। कौमी असम्बली इजलास के आज के मनाजिर थे। ये कौमी असम्बली का इजलास हो जाए, वो भी संजीदगी से हो जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। आज भी वज़ीर आज़म साहब ने इजलास शर्फ बख्शा कि वो खुद एक बार फिर तशरीफ लाए, मगर अपोजिशन नाराज होकर चलती बनी। मामला तो मारो पीटो तक आने वाला था। वफाकी वज़ीर जनाब अली ज़ैदी ने पीपल्स पार्टी को कातिल जमात कहा तो नवीद कबर ने कोट उतार कर कहा लड़ना चाहते हैं तो आ जाएं। शुक्र है हमने वो 2012 और 17 वाले मनाजिर दोबारा नहीं देखे। एक तरफ अपोजिशन वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का चैलेंज कर रही है, लेकिन क्या हकीकत से शायद खुद बाखबर हैं, इसीलिए तहरीक अदम एतमाद नहीं ला रहे। दूसरी तरफ मुराद सईद के मनाजिर का चैलेंज पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल साहब ने कबूल कर लिया। बोले जब चाहें जहाँ चाहें मनाजरा करवा लें, तैयार हैं। मगर लगता है खान साहब भी आज भरपूर तैयारी के साथ आए हैं और उनकी मौजूदा हालात की संगीनी का उन्हें बड़ी अच्छे तरीके से एहसास हो गया। कम से कम उनकी आज की तकरीर से ऐसा मालूम होता है कि फवाद चौधरी ने जो बयान दिया है वो यूं ही नहीं दे दिया था।
ख्वाजा आसिफ की बात भी फिर कहीं कहीं दुरुस्त लगती है कि बयान दिया नहीं गया, दिलवाया गया है। वज़ीर आज़म ने ऐसा कहा कि कुर्सी तो आने जाने वाली चीज़ है, असल बात है नज़रिए पर कायम रहना, कि अगर वो वज़ीर आज़म भी ना रहे तब भी उनके दीगर साथी ऑपोजिशन को छोड़ेंगे नहीं। सुनवाइए ज़रा। नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कह जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता, अल्लाह के ऊपर होता है। आप आज हैं कल नहीं हैं। कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए, कभी डर नहीं होना चाहिए। कुर्सी आने जाने की चीज है, लेकिन जो आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए वो है आपका नजरिया, कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। तो जनाबे वाला, इस बयान से इन हाउस तब्दीली की आवाज़ों को आज तक़वियत मिल रही है। उन्होंने बताया कि नून लीग अमेरिका को खुश करने के लिए वहां जाकर खुद को लिबरल कहती है और ऐवान में बैठकर ख्वाजा आसिफ उन्हें रियासत मदीना का ताना देते हैं। ये भी सुनवाइए। मैं माइंड नहीं करता ये, क्योंकि ये मैटर नहीं करता है, इसलिए मुझे इसकी फिक्र नहीं है। लेकिन इसने जो तंज किया, बड़ा आशिक रसूल बन गया। यही आदमी एशिया सोसाइटी को वो इंटरव्यू कर रहे थे। वो एशिया सोसाइटी वाला इनसे पूछता है कि आप में PMLN में और PTI में फ़र्क क्या है। बड़े अपना सूट पहन के बता के कि हम लिबरल हैं और ये दीनी जमात के साथ हैं, यानी हम PTI दीनी जमातों के साथ है और ये लिबरल है। ये लिबरल हैं, लेकिन सिर्फ एक तरह, ये लिबरली करप्ट है। वैसे नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने ऐवान को बताया कि उन्होंने सारी दुनिया को बताया कि रियासत मदीना का विजन है क्या। वो मौक़िफ़ के साथ यहाँ खड़े हुए हैं, UN में जाकर भी वही बात करते हैं। जो जाता है मगरब में वो क्या कहता है, जनाब मुझे बचा लो। अमरीकनों को कहता है कि मुझे बचा लो, मैं आपकी तरह लिबरल और मॉडरेट हूँ, बाकी ये सारे ये मुल्क में इंतहा पसंद हैं, अगर मुझे ना बचाए इंतहा पसंद पाकिस्तान को टेक ओवर कर लेंगे। एक मेरी स्टेटमेंट उठा के देख लें, वाशिंगटन में, डेवोस में, न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, मैंने हर जगह कहा कि मेरी विजन है पाकिस्तान को एक मदीना की रियासत के असूलों पर खड़ा करना। नाज़रीन, खान साहब नून लीग पर बरसते अचानक बिलावल पर आ गए और फिर से उनकी नकल उतारने लगे, और ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं किया है। बहरहाल ये वाले इनकी गुफ्तगू सुनिए। जब आप स्ट्रगल के बगैर एक पार्टी का चेयरमैन आपको बना देते हैं तो आप कहते हैं फिर जब बारिश आता है तो पानी आता है। क्योंकि आप बस यानी आपने कभी स्ट्रगल। अच्छा खान साहब, जब आप अखलाकियात की बात करते हैं तो कम से कम ये आपको जचता नहीं है। खैर, वज़ीर आज़म साहब ने, माफ़ कीजिएगा, कहा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले में भारत मुलव्वस है। हमले का मंसूबा मुंबई हमलों की तर्ज पर बनाया गया था। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने बड़ा प्लान बनाया हुआ था। ये बहुत ज़्यादा असला लेके आए थे। इनका सिर्फ एक एम था कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाके और वहाँ उनको हॉस्टेज रखते, और जो एक दफ़ा मुंबई में बहुत बड़ी दहशतगर्दी हुई थी, बिल्कुल उसी तरह का प्लान था कि स्टॉक एक्सचेंज में भी ये वही करते। लेकिन ये बहुत बड़ी हमारी जीत हुई हमारे मुल्क की। तो नाज़रीन, खान साहब ने इनकी हुकूमत के फैसलाकुन मरहले में दाखिल होने का ऐलान भी किया है कि वो अब मुकम्मल तौर पर इदारों में इस्लाहात लाएंगे या फिर मजीद बर्बादी के लिए तैयार हो जाएं। ये भी सुन लीजिए। वो एयरलाइन थी जो दुनिया की, हमारी जिंदगी में दुनिया की टॉप एयरलाइन थी, फख्र होता था PIA में जाके। तो ये ऐसे नहीं पहुंची इधर, इसके अंदर बाकायदा माफियाज बैठे हुए हैं। कहने का मकसद ये कि जैसे हम चल रहे थे वैसे अब आगे नहीं चल सकते, या हम रिफॉर्म करेंगे और या फिर हम एक बुरे वक्त का सामना करेंगे। तो अब तैयार हो जाएं, आने वाले दिनों में रेलवे, PIA और पावर सेक्टर्स में क्या तब्दीली लाने जा रहे हैं ये वो नहीं बताकर गए। बहरहाल अल्लाह खैर करे कि वज़ीर आज़म साहब जब जिस चीज़ की बात करते हैं
उस चीज़ का क्या होता है वो हम तमाम लोगों के सामने। कवल शोजब साहिबा मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। कवल, आज से 2 रोज़ पहले मुलाकात हुई शाइए में, वज़ीर आज़म साहब बड़े पूरा एतमाद थे, कह रहे थे मेरे अलावा कोई चॉइस उनके पास मौजूद नहीं है, अवाम के पास मौजूद नहीं है। आज -1 पर भी बात हो रही है, कुर्सी पर भी बात हो रही है, क्या हुआ? क्या फवाद चौधरी साहब ने जो बयान दिया था, इस तरह की बातों को तक़वियत मिल रही है इन बातों से, क्या हुआ ये? थैंक यू वेरी मच किरण। जितनी बातें हुई थी उनको उन्होंने खत्म कर दिया। आज की तो बहस ही कंप्लीट हो गई है कि जो इस किस्म की फ्यूटाइल किस्म की बेतुकी बातचीत कर रहे हैं उसमें से कुछ निकलना नहीं है। और इसलिए ये मामला तो मैं आई थिंक इस पर तो बात करना भी बेतुकी है कि जी -1 है या नहीं है। पीटीआई के लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है और हम सब उनको फॉलो करते हैं, उनके साथ खड़े, और उनकी जो कमांड है, उनकी जो लीडरशिप है, जो उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप है, उस पर पूरे हाउस को कॉन्फिडेंस है, एज शाह महमूद कुरैशी साहब मेंशन्ड। और उससे आगे बात बाकी खत्म होगी, ये तो बहस ही दे चुकी है। लेकिन जहां आपने अभी बात की कि वजीर आजम साहब जिस चीज का नोटिस लेते हैं तो हम सबको पता है। आई डोंट नो कि अब आपने इसको एक सैटारिकल तरीके से कहा है या सीरियस कहा है, क्योंकि वजीर आजम उन सब चीजों का नोटिस ले रहे हैं जो आज से 70 साल पहले तक अननोटिस थी, और आवाम को मोस्टली इन बातों का पता भी नहीं था कि ये सिस्टम्स और ये जितने भी हमारे यहाँ पे ये प्रोसीजर्स हैं ये ऑपरेट कैसे होते हैं और इसमें किस किस के फायदे हैं और कौन कौन इन्वॉल्व है। अच्छा कवल, ये एनआरओ के लिए दबाव डाला जा रहा है, मैं ना भी रहा तो ऑपोजिशन को नहीं छोड़ेंगे, ये किस किस्म की बातें, और ये दबाव कौन डाल रहा है एनआरओ के लिए? देखिए जी, उन्होंने बड़ा क्लियरली अपनी बात में मेंशन कर दिया कि 7-8 लोग हैं, फ्रंट लाइनर्स हैं, जिनको आजकल जो कोरोना के पीछे छुपे हुए, अल्लाह करे अगर वाकई उन्हें कोरोना हुआ है तो अल्लाह में उन्हें सेहत दे। वैसे तो अब सुप्रीम कोर्ट भी उनसे मांग रही है कि कोरोना के टेस्ट दे दीजिए, पता लग जाए, क्योंकि ये वही लोग हैं। किसकी जानिब इशारा करेंगे कवल आप? जी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, मैं आपसे पूछ रही हूँ ये वही लोग हैं जो कोरोना को कहते हैं कि बहुत सीरियस बीमारी, लेकिन इनको देख के हमें यकीन आ गया कि कोरोना की 4-5 टाइप्स हैं, और मोस्टली जो हमारी अपोजिशन है उसके लिए तो कोरोना बहुत फ्रेंडली साबित हुआ है, क्योंकि वहाँ पे तो कोरोना के पीछे छुपा जा रहा है। लेकिन एनी हाउ बात सारी है कि जो केसेस हैं, जो करप्शन है, जो अपने करतूत है, उसको अगर आप सियासत में यूज करेंगे एज ए शील्ड तो वो अब इस मुल्क में शहबाज शरीफ साहब दबाव डाल रहे हैं करप्शन और सियासत। मुस्लिम लीग नून दबाव डाल रही है। जी मैं आपसे पूछ रही थी दबाव कौन डाल रहा है, आपने ये मुझे नहीं बताया। खान साहब भी 7-8 लोगों की बात कर रहे हैं, आप लोग भी 7-8 लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहा। अपनी तरफ से वो दबाव समझ रहे हैं कि हम डाल रहे हैं, लेकिन आगे जो बंदा खड़ा हुआ है वो दबने वालों में से नहीं है। इसलिए जितना मर्जी उन्होंने कहा कि आप शोर मचा लें, जितना मर्जी आप समझ लें कि आप दबाव डाल दें, इसका असर नहीं होगा। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि लोग समझते हैं कि शायद हमारे जो थिन मेजोरिटी पे हम खड़े हुए हैं, थिन लाइन पे हम खड़े हुए हैं, तो हमारे एमएनए को बहला फुसला के या इलेक्टेबल्स को इधर ले आएंगे और हुकूमत गिरा देंगे, जिस किस्म की बातें हो रही हैं। वो सूरत हाल वजीर आजम ने बयान की थी कि अगर ऐसी सूरत हाल भी हुई तो हमें कुर्सी की परवाह नहीं, हम अपने नजरिए पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और जो नजरिया हमारा डे 1 से है उसी पे हम सब। अच्छा कवल, मुझे ये तो बता दीजिए, जो काफ लीग की नाराजगी है, क्या ये भी इसी दबाव का हिस्सा है क्या? देखिए, मैं स्पेसिफिकली किसी एक की बात नहीं करूंगी, लेकिन आपको मालूम होगा कि जब भी बजट नजदीक होता है या जब भी कोई ऐसी गोइयां सुनाई देती हैं, तो हमारे बहुत बड़े बड़े डेमोक्रेट्स हैं जो सामने बैठते हैं, जिनमें बिलावल जरदारी साहब शामिल हैं, जिनमें ख्वाजा आसिफ साहब शामिल हैं, जिनमें शहबाज शरीफ साहब शामिल हैं, जिन्होंने बहुत अरसा मिल के जमहूरियत को बचाया। इनके फोन जाने शुरू हो जाते हैं और ये उनको मशवरा देते हैं कि जो ये अभी किस महीने पहले जमहूरियत असल हालत में आई है पाकिस्तान में, इसकी परवाह मत करो, गिरा दो इसको। ये काफ लीग से कोई राब्ता हुआ है क्या? मुस्लिम लीग नून का, बिलावल भुट्टो का, काफ लीग से कोई राब्ता हुआ है, कोई बात हुई है? देखिए, मुझे स्पेसिफिकली नहीं पता, लेकिन जाहिर है ये फोन भी करते हैं, ये राब्ते भी करते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं जी किरण, मैं एक मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक है और मेरा कोई बैकग्राउंड ऐसा है नहीं जिसने कोई कभी सियासत रही हो, लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली बता सकती हूँ कि सियासतदानों का रविश क्या रही है। कवल एक एमएनए का, एक पार्टी रहनुमा का इस तरह की बात करना, अंदाजे लगाना और बात करना, कॉन्क्रीट बात करना, दो अलग अलग बातें होती हैं, और आपकी जानिब से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कॉन्क्रीट बात ही करें। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या राबते किए गए हैं काफ लीग से? बहुत आसान है। एसडीजीज को मैं देखती रही हूँ, एसडीजीज के नाम पे जिस तरीके से
जो हमारे दामादे आला साहब हैं, सफदर साहब हो गए और बहुत सारे MNAs हैं, उनको फंड्स दे दिए जाए, उनको नवाज दिया जाए तो कोई MNA शोर नहीं मचाएगा। सिर्फ मेरे और आपके टैक्स के पैसे हैं जिनको हमने इस्तेमाल कैसे करना है, संभाल के करना है या जाया करना है। तो अब पुरानी रिवायत के तहत जिस तरह इस मुल्क में जमहूरियत के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन हुई, वो ना वजीर आजम इनकरेज कर रहे हैं, ना हम में से कोई नजरियाती बंदा चाहता है, और हमारे बहुत सारे MNAs को अपनी जो पुरानी तरीकेकार थे उससे बाहर आना पड़ा है, जो इनको भी बहुत हर्ट कर रहा है अपोजिशन, और ये उस चीज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं और लोगों को ल्योर करते हैं। आप ही के लोगों ने, आप ही के MNAs हटा दें तो देखें फिर हम क्या करते हैं। ये सारी कंवल साहब मेरी बात सुनिए, आप ही के MNAs हैं, हुकूमत के ही लोग हैं जिन्होंने ये बताया कि खान साहब ने यकीन दहानी करवाई है कि जो उनके फंड्स हैं उन्हें जारी कर दिया जाएगा। मैंने आपके दीगर रहनुमाओं से भी ये बार बार सवाल किया कि खान साहब तो पहले कहते थे कि ये खरीदने वाला सिस्टम होता है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जैसा सिस्टम पहला चलता है वैसे ही चलता रहेगा। आज आप कोई और बात कर रही हैं, खान साहब ने बिल्कुल इनकार कर दिया, किसी किस्म का कोई फंड नहीं जारी किया जाएगा किसी को भी, वो चाहे दीगर MNAs हो चाहे आपके MNAs। आपको ये कहा नहीं, किरण मेरी बात पूरी सुन ले, मैं अपनी बात आपको एक्सप्लेन कर देती। देखिए, फंड्स के नाम पे खामोशी के साथ लोगों को इतना पैसा दे दिया जाए जो अनऑडिटेड हो, जिसमें कोई स्कीम्स अवेलेबल ना हो, जिसमें कोई देखा ना जाए कि ठेके कहाँ जा रहे हैं, वो वजीर आजम की इस हुकूमत में नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ जायज़ ज़रूरियात है, जहाँ हल्के के अवाम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि बेसिक्स उनके अभी तक पूरे नहीं हो सके, 21वीं सदी आ गई है, तो वहाँ पे जरूर ये स्पेसिफाई हो गया है, रिजर्वेशंस को सुना भी गया है और उनको एड्रेस भी किया जाए। ये स्पेसिफाई हो गया है कि किस किस को दिए जाएंगे या कहाँ कहाँ पर जायज तरीके से जा रहे हैं ये तमाम फंड्स? जी, वो सारा एक पूरी कमेटी बनी हुई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर भी, और 18th अमेंडमेंट के बाद जाहिर है सूबों में सारा पैसा और फंड ट्रांसफर होते हैं। तो जहाँ सूबाई हुकूमतों ने हेल्प करना है MNAs को, वहाँ वो करेंगी। जहाँ पर विफाक कर सकता है, क्योंकि देखिए PSDP जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज उसकी एलोकेशन नहीं होती है, वो रीजन वाइज और एक ओवरऑल बड़े स्कीम्स होती हैं। तो डेवलपमेंट में बहुत सारी डिस्पैरिटी, आपको भी पता है, बहुत सारे रीजन्स हैं जो बहुत पीछे रह गए हैं, जिसमें साउथ पंजाब शामिल है, जिसमें बलोचिस्तान का इलाका शामिल है, जिसमें स्पाटा शामिल है। तो उनको ये हुकूमत प्रायोरिटी पे फंड्स देगी, और जहाँ पे जिन रूरल एरियाज में लोगों के मसाइल है, अभी तक आप सोचे कि ये 21वीं सदी और लोगों के पास पीने का साफ पानी ना हो, तालीम ना हो, हेल्थ की बुनियादी वो फैसिलिटीज ना हो, तो फिर वहाँ MNAs या इलेक्टेड जो लोग हैं वो अपने इलाके में जाके कैसे लोगों को जवाब यानी अख्तर वेंगल साहब के, बुक्की साहब के इनके मसाइल हल होने जा रहे हैं, ये कह रही हैं कंवल आप? इंशाल्लाह जी। देखें, एक डेमोक्रेटिक हुकूमत जब आती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, उसकी पहली प्रायोरिटी आवाम के मसाइल ही हल करना होता है, अपने घर थोड़ी बनने। हमने कोई एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के लिए ऑर्डर नहीं पास किए हुए, ना हमने कोई सरे महल इधर से बनवाने शुरू कर दिए कि ईंटें रख तो अब आगे हम यहाँ से उठाएंगे पैसा और वहाँ भेजेंगे। 50 लाख घर भी तो अभी तक बनना शुरू नहीं हुए ना, इसलिए सवाल करते हैं कि जो कर्ज लिया गया उसकी कहीं एक भी ईंट लगी हुई है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिखाए। बहरहाल मुझे बताएं, वजीर आजम साहब कह रहे हैं फाइनल राउंड आ गया है, अब जो इदारे हैं उनमें इस्लाहात भी की जाएंगी, जो काम नहीं करेगा तो मजीद हालात बिगड़ जाएंगे। क्या होने जा रहा है ये नहीं बताया उन्होंने, क्या करने जा रहे हैं, क्या इस्लाहात होने जा रहे हैं? आपने ये बड़ा टॉन्ट होता है, और अक्सर लोग कहते हैं कि कोई एक ईंट भी लगी है तो लगाएं। ईंटें तो मकबरों की भी लगती हैं और जेलों की भी बनती हैं, और उससे डेवलपमेंट में ग्रोथ भी नजर आ जाती है। लेकिन बात यह है कि आवाम के पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल करना। डेवलपमेंट के काम भी हो रही है, और मैं क्योंकि प्लानिंग से मेरा ताल्लुक है, मैं आपको पूरी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बता सकती हूँ कि कहाँ कहाँ पिछले साल का बजट गया और अब इस साल की भी एलोकेशन है। जी, आपने क्या पूछा, दोबारा पूछिएगा। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो खान साहब फाइनल राउंड की बात कर रहे हैं कि अब हुकूमत फाइनल राउंड में दाखिल हो गई है, इस्लाहात होने जा रही हैं इदारों में, लेकिन होने क्या जा रहा है ये उन्होंने नहीं बताया। तो आप प्लानिंग भी देख रही होती है, आपके पास इसका जवाब होगा। मैं आपको बता देती हूँ, जिस तरीके से पहले पंजाबी में कहते हैं ठिकड़ियां करना, उस तरीके से इदारों को नहीं चलाया जा सकता। ये नहीं हो सकता कि एक पायलट की जगह कोई और जाके एग्जाम दे और वो पायलट 150-200 बंदों की जिंदगियों का जो जिम्मेदार है वो जहाज को उड़ाना शुरू कर दे। वो ठिकड़ी और जुगाड़ जिसको उर्फ आम में कहते हैं, उस तरीके से ये मुल्क नहीं चल सकता, और ना इधर के इदारों को जुगाड़ के बेसिस पे चलाया जाएगा। क्योंकि मैं सियासतदान हूँ जी, मेरे 10 रिश्तेदार हैं, तो मैं उनको सबको मुशाहिदुल्लाह साहब की तरह PIA में ठोक दूं और उसके बाद मैं 6000 बंदे और डाल दूं, और जब 6 साल बाद मेरी दोबारा हुकूमत आए तो मैं उनको आपके पैसों से, अवाम के पैसों से उनकी पिछली तनख्वाहें भी दिलवा दूं, या स्टील मिल में मैं 9000 बंदे रख दूं जबकि जरूरत 1000 की हो, और 34 अरब रुपया कर्जे ले लेके मैं उनको पैसे देती हूँ, क्योंकि मेरा वो पॉलिटिकल वोट बैंक है। ये इस तरीके से हम फाइनल राउंड में आ गए हैं। या अब यहाँ पर बड़ी रिफॉर्म होगी,
इदारों को पूरा ओवरऑल किया जाएगा, स्कैन किया जाएगा और उनको डिसिप्लिन किया जाएगा, जितनी रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक चला जाएगा। और बाकी नवाजने वाला काम सबको आता है। ठीक है, कवल आप साथ ही रहिए। नफीसा शाह साहिबा भी ज्वाइन कर चुके हैं। आपको भी खुशामदीद कहूंगी। नफीसा साहिबा, आज वजीर आजम साहब ने जिस तरह से तकरीर की है उस पर हम बाद में आते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फिर क्या हुआ, किस तरह से मसाइल आगे बढ़े, किस तरह से बातचीत वहाँ पर हुई। लेकिन आप मुझे बताइएगा, वजीर आजम साहब कह रहे हैं फाइनल राउंड में हम दाखिल हो गए, कुछ एनआरओ का तस्करा कर रहे हैं, दबाव डालने की बातें कर रहे हैं। आपको कुछ समझ आ रहा है क्या मैसेज देने की कोशिश की वजीर आजम पाकिस्तान ने? नफीसा शाह साहिबा, नफीसा शाह साहिबा से मैं दोबारा रब्ता करती हूँ। कवल, हम इससे पहले जो बात कर रहे थे इस्लाहात के हवाले से, एक और भी चीज़ बड़ी उठाई गई असेंबली, ये जो चैलेंज की बात की जा रही है मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि वज़ीर आज़म साहब एतमाद का वोट ले लें। तो जब इतना कॉन्फिडेंस माशाल्लाह हुकूमत के अपने लोगों को भी है, वो कॉन्फिडेंस दिखता हुआ दिखाई भी दे रहा है, नज़र भी आता है, तो करवा क्यों नहीं लेते एक दफ़ा एतमाद का वोट ले लें? 1 साल के लिए खामोशी हो जाएगी, इसमें भी सुरखरू हो जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए जी, हमारी जो अपोजिशन है ना, वो है सारे वेले, उनको कोई करने को काम नहीं है और उनका सिर्फ एक ही टारगेट है, वो इमरान खान है। क्योंकि वो उनको दुखता है कि निज़ाम के खिलाफ जो अभी एग्जिस्टिंग स्टेटस को, उसके खिलाफ एक बंदा डट के खड़ा है और हम उसके पीछे खड़े हुए हैं। जिस वक्त अगर हमारी अपनी पार्टी में से ऐसे आवाजें उठेंगे, नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, तो जरूर ले लेंगे। इनके कहने पे, इनकी फरमाइशों पे हम इस किस्म के प्रोसेस में क्यों जाएं? ये तो कह रहे थे बजट पास नहीं होगा, 41 बंदे इनके काम आए, तो इनको अपनी सफों में देखना चाहिए। कोई पता नहीं है जो पिछली सफों में ब्लॉक्स इधर बन रहे हो, लोग वहां से उड़ने को तैयार हो, क्योंकि ये लीडरलेस इस वक्त जो है इनकी जमातें हैं, ना इनके पास लीडरशिप है। और वो जिस तरीके की लीडरशिप बना रहे हैं, ये कि मेरा बच्चा या तेरा बच्चा, उस तरीके से कोई डेमोक्रेसी में, कोई माशरों में इस तरीके से चीजें नहीं चलती हैं। क्योंकि पहले अपने तो इक़्तिदार की जंग, जो आपस में अभी सियासत, जो पार्टी की इक़्तिदार है, उसकी जंग से बाहर निकलेंगे तो इन्हें आवाम की शायद कभी फिक्र हो। तो इसलिए इनकी बातें जो है वो हम सीरियस उस वक्त नहीं लेते। आज आपने सुना वज़ीर आज़म ने कहा था माइंड ओवर मैटर। कवल, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक के बाद आपसे वापस आऊंगी तो मैं बात अपोजिशन के बारे में तो आप बात करें। लेकिन आज फैसल वाडा साहब एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि किसी भी किस्म की कोई घटिया सोच रखेगा तो वज़ीर आज़म साहब की तरफ आने से पहले ही उसे चॉप कर दिया जाएगा। यानी कि वज़ीर आज़म से ज्यादा इख्तियारात क्या फैसल वाडा के पास हैं, या वो ये कर सकते हैं? और ऐसे कौन लोग हैं जिनकी तरफ वो निशानदेही कर रहे थे? मैं आपसे पूछूंगी। एक ब्रेक लेना है मुझे छोटा सा, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन जी। आज असेंबली में क्या हुआ इस पर बात हो रही है प्रोग्राम में। तो नफीसा शाह साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नफीसा साहिबा, ये आज जो कुछ अली जैदी साहब की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जो बात की गई है असेंबली फ्लोर पर, वहाँ पर मुबैना तौर पर ये सारी बातें तो उन JITs पे भी आती रहीं, जो निसार मुराई के हवाले से हुई, उज़ैर बलोच के हवाले से हुई। अब उन JITs में जो मुबैना तौर पर बातें सामने आ जाती हैं, उनको ना आप लोगों की जानिब से पब्लिक किया जा रहा है, ना इन बातों को चैलेंज किया जा रहा है। तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि नवीद कमर साहब ताहिरुल कादरी के फॉर्म में आ गए, कोर्ट उतार कर लड़ाई झगड़े तक बात पहुँच गई? ऐसा क्या था नफीसा साहिबा? देखिए, जो अली जैदी ने जिस JIT को कोट किया है, ऐसी कई JITs हैं, लेकिन JITs जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं। FIR के बाद जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है उसको कोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो प्रोसिक्यूशन का डॉक्यूमेंट होता है। तो इन JITs की अफादियत उतनी ही है। आपको याद होगा कि जब डॉक्टर आसिम के ऊपर JIT बनी थी तो उन्होंने कहा था कि 400 अरब रुपए उन्होंने पेट्रोलियम में नुकसान किया या करप्शन किया। अब डॉक्टर आसिम जो हैं वो रिहा हैं, वो बरी हैं। मुझे बताया जाए कि वो जो JIT की एलिगेशन थी 400 अरब वाली, वो कहाँ है। तो इसलिए इनको कोर्ट करना जो है वो एक मीनिंगलेस एक्सरसाइज है। जो उन्होंने बात की उज़ैर बलोच की, तो उन पे मेरा ये सवाल बनता है कि 2013 में PTI उनकी सपोर्ट करती रही है और उन्होंने PTI के साथ अलायंस किया, तो वो क्यों नहीं JIT में? उसके ऊपर भी एक JIT बननी चाहिए। और उसके बाद जो वो उज़ैर बलोच की घड़ी घड़ी बात कर रहे हैं, तो जो डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा हैं उनके मेजर एलाय हैं इस वक्त सिंध में,
GDA में वन ऑफ द मेजर लीडर्स जुल्फिकार मिर्जा है और जुल्फिकार मिर्जा पेट्रन थे उजैर बलोच के। तो इसलिए इस किस्म की अगर उन्होंने ये बात की तो हम स्पीकर को हम कहते रहे कि ठीक है उन्होंने जो बात की है, अब आप ऑपोजिशन को मौका दें कि वो बात करें। लेकिन वो उन्होंने तो एक उधम मचाया हुआ था, तो स्पीकर साहब ने क्योंकि वो फॉर सम रीजन और द अदर आज के दिन वो उनके वर्कर बन के वो बैठे हुए थे, ना कस्टोडियन हाउस के लग ही नहीं रहे थे। उनको शायद खान साहब ने कोई तड़ी दी या क्या किया, तो उन्होंने भी ऑपोजिशन को मौका नहीं दिया और कादिर पटेल को भी मौका नहीं दिया। और उसके बाद मैं थोड़ा पॉइंट खत्म कर लूं कि मैं उसके बाद एहतजाज जो है वो हमने एहतजाज किया और उसके बाद हम वॉकआउट करके नफीसा साहिबा, ये मैं आपसे कई बार पहले भी सवाल कर चुकी हूँ अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कि ये इन रिपोर्ट्स को पब्लिक करने में क्या कबाहत है। अगर पब्लिक हो जाती है और अगर ये सारी बातें सामने आ जाती हैं तो फिर इस तरह से असेंबली फ्लोर पर ना बात होगी, ना इल्जामात लगाए जाएंगे, ना काउंटर अटैक्स होंगे, इस तरह की चीजें नहीं होंगी ना फिर। देखिए ये चीज अब कानून के हवाले होती है, जो JITs होती हैं उनकी बुनियाद पर केसेस बनते हैं। तो ये प्रॉपर्टी या कोर्ट्स में है या ये प्रॉपर्टी नैब के हवाले है, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा इन डॉक्यूमेंट्स की कोई कानूनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट ऑफ लॉ में जब जाते हैं तो उसमें एविडेंस होता है, उसमें विटनेसेस। अच्छा, इस चीज पर आपका पॉइंट आ गया। मुझे ये बता दें कि ये इस मुतालबे की क्या वैल्यू है जो आप लोगों की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से किया जा रहा है। वजीर आजम साहब का इस्तीफा मांगा जा रहा है क्योंकि इसी तरह के मुतालबात पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब से भी होते रहे, नवाज शरीफ साहब से भी होते रहे, और ये वज़ीर आज़म मजाक भी बनाते रहे, कहते नवाज शरीफ साहब के वर्ड्स रिकॉर्ड पर मौजूद है कि मुझसे इस्तीफे की भीख मांग रहे हैं। तो हमने देखा है सीरियस तो ऐसे मुतालबात को कभी लिया भी नहीं जाता, कभी ऐसे मुतालबात पर इस्तीफे भी नहीं आते। तो फिर ये बार बार ये मुतालबात क्यों आते हैं? ये आप लोगों की तरफ से भी ये सिर्फ सियासी का खेला गया है, ये सिर्फ बात की गई है, बात बराए बात की गई है? लेकिन जो माजी में इस्तीफा है उनका कुछ और पस मंजर है। जो नवाज शरीफ के इस्तीफा का पस मंजर यही था कि वो पनामा की जो रिपोर्ट थी उसके हवाले से हमने कहा कि आप अपना नाम क्लियर करें। इस वक्त इस गवर्नमेंट से जो इस्तीफा का हम मुतालबा कर रहे हैं वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, और उन्होंने कोई ऐसा शोबा नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने आग भड़काई हो या आग लगाई हो। अब आप देखें कि हमारी कौमी एयरलाइन, हमारा असासा, हमारा फ्लैग कैरियर जो है, अब वो पाकिस्तान, अब वो दुनिया में पूरा रुसवाई इन्होंने खुद कराई, क्योंकि मिनिस्टर साहब जब आए तो मामला एक क्रैश का था। वहां पर उन्होंने जो बात कही वो सेंसेशनलाइज किया, उन्होंने PIA के पायलट्स को स्कैंडलाइज किया। अब उसकी वजह से आप यूरोप में नहीं जा सकते, आप UK में नहीं जा सकते, आप अमेरिका कनाडा में नहीं जा सकते। आप को जो आपके पायलट्स हैं, पाकिस्तान के मयारी पायलट्स जाने जाते हैं, वो ग्राउंड हुए हैं जहां जहां। तो आपने अपनी कौम को, अपने मुल्क को, अपने एक असासे को नुकसान पहुंचाया। इसको कौन जिम्मेदार होगा? इस पे तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है नफीसा साहिबा, मुझे बताइए, वजीर आजम साहब के इस्तीफे से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोग, केपेबल लोग मौजूद हैं कि वजीर आजम साहब चले जाते हैं, उनकी जगह पर उन्हीं के लोग में से कोई आता है, तो फिर उसके बाद ये तमाम मसाइल जिनकी आप भी निशानदेही कर रही हैं और मुसलसल निशानदेही हो रही है वो सब हल हो जाएंगे? देखिए, हमारे नजदीक प्रॉब्लम तो ये है कि खान साहब जो उन्होंने वादे किए थे, आप रिकॉर्ड पे कर ले, आजकल हर मीडिया चैनल पर उनके यू टर्न्स का चर्चा है। तो जो गेज किया जाता है परफॉर्मेंस, वो आपके इलेक्शन में प्रोमिसेस पे। जी नफीसा साहिबा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। नहीं, मुझे केपेबल लोग हैं अंदर करना, जब मैं ये बात करूंगी तो उसमें जवाब आ जाएगा ना जी। तो उन्होंने जितने प्रोमिसेस किए उन प्रोमिसेस पर उन्होंने यू टर्न किए, विच मीन्स कि वो एक सीरियस लीडर नहीं है या कौम उसको सीरियस नहीं है। उनकी जमात के अंदर लोग मौजूद हैं, इसकी वजह से देखिए ये उनका अपना प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट अपने 5 साल करे, लेकिन ये हुकूमत जो है PTI एक इस मुल्क के लिए ये हुकूमत वबाई हुकूमत है। PTI एक बुरा ख्वाब है। PTI ने सियासी कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो इनसे हुकूमत चल नहीं रही है और इनकी वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है, वफाक को नुकसान हो रहा है, मईशत को नुकसान हो रहा है। जहां आप देखें
तो वहाँ एक आग नफीसा लगी साहिबा, है इसमें। इन हाउस तब्दीली अगर होती है तो ऑपोजिशन किसको वजीर आजम अपना तस्लीम करती है? इससे पहले भी शहबाज शरीफ साहब के मामले पर काफी खींचातानी हो चुकी है, किस तरह से मुश्तरका वो सारे मामला हमारे सामने हैं? देखिए, ये अब हमारा मुतालबा है रेजिग्नेशन का। अब अगर ये नहीं रिजाइन करते तो आगे ऑपोजिशन जो है अपना लाएमल बनाएगी। अगर पीपल्स पार्टी का एक अपना ऑब्वियसली एक मंशूर है तो हम अपने तरीके से अपनी लीडरशिप के पीछे होंगे, और अगर एपीसी हुआ तो उसमें एक मुश्तरका लाएमल होगा। इस वक्त जो हमारा डिमांड है वो सिर्फ इस्तीफों का है, नहीं, और इस्तीफा भी कंडीशन है। उसमें बिलावल साहब ने जो कहा वो कहा कि माफी मांगे और सबको, कौम को इकट्ठा लेके जो क्राइसिस है इस मुल्क में उनको आप जो है उन से बचाएं। सही। और अगर नहीं तो आप इस्तीफा दें। ठीक है नफीसा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में साथ मौजूद थी। नाज़रीन, अगले टॉपिक के लिए कोरोना के हवाले से बात करते हैं। तो काफ़ी दिन पहले मुझे एक साहब मिले थे, काफ़ी तालीम याफ्ता थे। कोरोना से मुतालिक उनका नुक्ता नज़र जो सुना मैंने, मैं हैरान हुई काफ़ी। वो कोरोना की मौजूदगी के इनकारी नहीं थे, मगर उन्हें इसमें बहुत बड़ी आलमी साजिश दिखाई दे रही थी। कह रहे थे कोरोना वायरस को जवाब बनाकर चीन के बढ़ते कदम रोकने का मंसूबा प्लानिंग हो रही है। इस वक्त तो उनकी बात गली मोहल्लों के हज़ारों साइंसदानों की जैसी ही लगी थी, लेकिन आलमी इदारा सेहत के बयान के बाद सवालिया निशान ज़रूर है। अमरीका की जानिब से शदीद तनकीद और फंड रोके जाने के बाद आलमी इदारा सेहत ने यह ऐलान किया है कि वो आइंदा दिनों के दौरान एक तहकीकाती टीम चीन भेजेगा ताकि वायरस की वबा की असल वजह के हवाले से तहकीकात की जा सकें। अमरीकी इंतज़ामिया और सदर डोनाल्ड ट्रंप कई माह से आलमी इदारा सेहत की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद कर रहे थे। उन्होंने इदारे पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो चीन के हवाले से जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है। अमेरिका चीन पर इल्ज़ाम ये भी लगाता है कि इसने कोरोना वायरस के हवाले से मालूमात पर पर्दा डाला है और वबा के साथ निपटने में शफाफियत का मुजाहरा नहीं किया। आज इस पर जो पेशरफ्त हुई है उसके बाद सवाल नाज़रीन ये पैदा हो सकता है कि क्या 5 लाख अफराद की मौत का जिम्मेदार वाकई अमेरिका चीन को ठहरा सकता है और उसको जवाब बनाकर कोई बड़ी मुहिम जोई कर सकता है। इस पर बात करने के लिए साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं खुर्शीद कसूरी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्शीद साहब, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले मुझे बताइए, कोरोना वायरस से मुतालिक काफ़ी बातें की जा रही थी, इसमें से एक ये भी थी कि इस वायरस को जवाब बनाकर चीन को टारगेट किया जाएगा, और अब अमेरिका और इत्तेहादियों के दबाव में आलमी इदारा सेहत ने तहकीकाती टीम चीन भिजवाने का ऐलान भी कर दिया। अगर सर आलमी इदारा अपनी रिपोर्ट में कोरोना के फैलाने का जिम्मेदार चीन को ठहराता है तो ये चीन के लिए परेशानी का बाइस बन सकता है? सर, हो सकता है परेशानी का बाइस? नहीं, लेकिन चीन देखें वो तब उसको ठहराएगा ना। चीन को कच्ची गोलियां तो नहीं खेला, याद है कि उन्होंने जान के फैलाया। ये तो मेरी अकल तो नहीं ये मानती। तो इदारा जो मर्जी कर रहे जाके, क्योंकि इदारे के ऊपर पहले चार्ज लगाया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने और उसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं कि वो चीन के हक में है, प्रो चाइना है। तो हो सकता है उन्होंने अपनी गैर जानिबदारी साबित करने के लिए फैसला किया हो, तो वो भेज देते हैं, इंक्वायरी कर ले। इंक्वायरी करने से कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? उसकी बजाय मैं मानने को ही नहीं तैयार कि चीन ने जान के फैलाया भाई, बल्कि एक दूसरे को एक्यूज कर रहे हैं। असली इसकी वजह है जो तिजारत के सिलसिले में इन दोनों में सख्त झगड़ा हो गया है। चाइना का बहुत हैवी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड उसके फेवर में था, और अमेरिका और चीन का जो आपस की तिजारत है जो दुनिया में सबसे ज्यादा तिजारत है। अब अमेरिका की जो प्रेसिडेंट हैं उनकी पूरी कोशिश है कि अमेरिका के, वो हमेशा कहते हैं अमेरिका फर्स्ट। अब हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि क्या ये पॉलिसी अमेरिका के लिए सूदमंद है, क्योंकि जब हम अमेरिका फर्स्ट कह रहे हैं तो दूसरे मुल्क अपना भी मफाद सोचते हैं। तो लेकिन झगड़ा हुआ है ट्रेड के ऊपर। अब क्योंकि वो ट्रेड पे झगड़ा हुआ है और फिर वो ये भी समझ रहे हैं कि चीन उनके मुकाबले में एक ऐसी ताकत आ रहा है जो कि अगर आज नहीं तो कल हम पल्ला हो जाएगा। और कम से कम चीन ने ये ज़रूर साबित किया है कि जो चीन के अपने बॉर्डर्स हैं, यानी कि हांगकांग उसका हिस्सा है लेकिन उसकी स्पेशल ट्रीटमेंट में आया था, ताइवान उसका हिस्सा था अब नहीं है, लेकिन वो कहता सारी दुनिया से उसने वन चाइना पॉलिसी मनवाई हुई है कि वो कहते हैं मुल्क जो है वो ताइवान को रिकग्नाइज करते, चाइना को करते हैं। लेकिन वो भी ये तो हर बंदा मानेगा ना कि चीन का खुसूसी इंटरेस्ट है ताइवान में। फिर कहा जा रहा है कि जी उन्होंने जो ये इंडिया और इनका झगड़ा हुआ है ये
उधर उनके बॉर्डर पे जो उन्होंने यूनियन टेरिटरीज इंडिया ने 2 बना दी थी, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमारा तो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है इस इलाके में। तो ये तो नहीं कि कोई यूरोप के किसी मुल्क पे चीन ने कह दिया कि हमारा इलाका है। अगर चाइना अपना दिखा रहा है जोर, तो उन इलाकों में दिखा रहा है जो तारीखी तौर पर या चाइना का हिस्सा थे या चीन के बॉर्डर के ऊपर है। तो वो जो इतराज किया जा रहा है। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं वापस आती हूँ, फिर हम इस बात को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। खुर्शीद कसूरी साहब प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात चल रही है। सर, जैसे कि अमेरिका दावा कर रहा है कि अगर दुनिया में 5 लाख अफराद की मौत का जिम्मेदार चीन को ठहराया जाता है, तो अमेरिका और उसके इत्तेहादी चीन की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए उसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और चीन के खिलाफ महाज खोल सकते हैं। सर नहीं, वो तो कोशिश कर रहा है अमेरिका। 2-3 साल से प्रेसिडेंट ट्रंप की कोशिश है कि जो चीन है इसकी राइज को रोका जाए, और अमेरिका इतना खायफ है कि एक्चुअली रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर चीन पे एतराज कर रहा है, क्योंकि वो समझते हैं इस पर उनको वोट मिलेंगे। लेकिन मेरी जाती राय यह है कि इलेक्शन जब हो जाएगा अमेरिका का, शायद इसमें कुछ कशीदगी कम हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो चाहे वो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स हैं, वो ये समझते हैं कि अमेरिका जैसा सोल सुपर पावर है, चीन इस पोजीशन में हो जाएगा 2-4 साल में उसको चैलेंज कर सके। इसलिए ये एक, अगर आप तारीखी तौर पर देखें, पुराना एक किस्म का प्रॉब्लम है, अंग्रेजी में इसको आप डिलेमा कहेंगे। एक राइजिंग पावर जो है, जो नंबर 1 पावर होती है, राइजिंग पावर को रोकने की कोशिश करती है। दुनिया में बहुत सी जंगें इसी वक्त ऐसी हुई और ये कई हजार साल से हो रहा है। जो लेटेस्ट एग्जांपल था, जो जर्मनी की राइज थी, उसको कोशिश की बरतानिया और फ्रांस ने रोकने की दूसरी जंग अजीम में। तो ये तो पहली बार नहीं हो रहा था, लेकिन ये सारी दुनिया के समझने वाले लोग हैं, वो उनकी ये ख्वाहिश थी कि चीन की राइज, क्योंकि अभी तक पीसफुल है, अमेरिका उसको बर्दाश्त करेगा। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि अमेरिका इतना खायफ हो गया है कि वो कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ कोलिशन बनाने की। वो किस हद तक कामयाब है, ये एक दूसरी कहानी है। सर, और जो अमेरिका को खुश करके किया जा रहा है भारत की जानिब से, वो भी बड़ा मजे का फेज है। अब टिकटॉक और बाकी ऐप्स बंद की जा रही हैं, जो उनके 20-21 चूजे मारे हैं, तो उनको सबक सिखाने के लिए। बहरहाल अगली स्टोरी की जानिब बढ़ूंगी नाज़रीन, अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ूंगी। वसीम अकरम प्लस की सरकार में कुत्तों की बदमाशी बढ़ती जा रही है। सिर्फ एक जिला मुजफ्फरगढ़ में 1 माह में 3 अफराद की जान कुत्ते ले चुके हैं, जबकि एक बच्चा अब भी जख्मी है। मगर कोई है नहीं जो सिंध के कुत्तों के काटने पर जोर जोर से बोलते हैं, वो बुज़दार सरकार पर भी लबकुशाई कर दें थोड़ी सी। आज मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में आवारा कुत्ते के काटने से 40 साल शख्स मौके पर जान से चला गया। उस शख्स के गले पर कुत्ते के काटने के दांतों के निशानात मौजूद हैं, जिसे देखा नहीं जा सकता। पूरे इलाके में खौफ की फिजा है। अहले मोहल्ला कह रहे हैं कि 40 साल मोहम्मद हुसैन घर से किसी काम के लिए जा रहे थे बेचारे। रास्ते में आवारा कुत्तों ने उन पर हमला किया, उनके गले पर कुत्तों ने कई वार किए, जिससे वो जहाने फानी से ही कूच कर गए। मगर इंतजामिया को होश नहीं आया, क्योंकि इसी जिले में नाज़रीन 6 जून को भी 3 बच्चों पर कुत्तों ने हमला किया था। बकरियां चरा रहे थे वो बच्चे, उन पर 1 दर्जन से जायद कुत्तों ने हल्ला बोल दिया, हमला किया। 15 मिनट तक मासूम बच्चों को नोचते रहे, काटते रहे, जिनमें से 2 बच्चे तो जान से चले गए, 1 जख्मी था। काश के उन बच्चों की दरिंदगी के साथ जो दरिंदगी की गई, उनकी ज़िंदगी को अहमियत दी जाती, कुत्ता मार ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया जाता, जिसके अहले खाना डिमांड कर रहे थे, तो आज मोहम्मद हुसैन शायद जिंदा होते। उनके अजीज क्या बता रहे हैं, सुनवाती हूँ आपको, सुनिए। बाहर घा कपन उनको कुत्ते मार गए। अपील की थी वेंदी गवर्नमेंट को, ये कुत्ते सैकड़े के हिसाब नाल वदन, इन्हें को मारन, कहीं को भेजन। ये कुत्ता कोई जनानी, कोई बाल, कोई बंदा आते हैं मार गए सन। पूरा इलाका ही गम दे विच
परेशान है, बंदे की जान चली गई, बंदा मर गए, पूरा इलाका सारा परेशान है। मेहरबानी करें, इन्हें को मरवावें, इन्हें को मारें, ये गवर्नमेंट का काम है, सारा काम नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ये गवर्नमेंट का काम है। और मुझे ये याद पड़ता है कि जब जब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से, पंजाब के लोगों से, वहाँ की हुकूमत के लोगों से जब भी किसी बात पर सवाल करती हूँ तो वो फ़ौरन से ये कुत्ते के काटने का तस्करा करते हैं, सिंध का तस्करा करते हैं कि सिंध की हुकूमत ने क्या किया। लेकिन जब आपके अपने सूबे के अंदर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर आप इस वक्त ख्वाब खरगोश में दिखाई देते हैं। किसी किस्म के कोई इक़दामात भी नहीं होते, किसी किस्म का कोई कुत्ता मार ऑपरेशन भी शुरू नहीं होता। बुज़दार सरकार ज़रा होश के नाखून ले, तनकीद करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब अमली इक़दामात की बारी आती है तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि शायद इस वाक़े के बाद अब कुछ होश के नाखून लें और शायद अब कुछ हो जाए, कोई अमली इक़दाम हो जाए कि आगे मज़ीद ज़िंदगियाँ हैं उनको भी कुछ अहमियत दें। कल इंशाल्लाह नाज़रीन से फिर मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।